अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा केस का फैसला कौन करेगा, क्या हम कमीशन के ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से केस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। फिर हम बात करेंगे क्या पनामा गेट के कोई सियासी मुज़म्मरात हैं भी या नहीं। फैसला जो भी हो, मुल्की मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर 2016 में होने वाले हादसात पर PIA की तैयारी के गिरने की क्या वजूहात थी, PIA हादसे में शहीद होने वालों और जुनैद जमशेद की इस्लामी तालीमात को पूरी कौम का खराज तहसीन पेश। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि पनामा लीक्स ने अदालत और शरीफ ख़ानदान दोनों को ही मुश्किलात में डाल दिया है तो गलत ना होगा, क्योंकि ये मामला सियासी नोयत का है और अदालत में इस केस को निपटाया जा रहा है। कल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकैन से जो है वो ऑप्शंस पर बात की थी कि कमीशन बनाया जाए या नहीं। आज PTI ने मुशावरत करके कमीशन नामंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की है कि वही इस केस का फैसला दे। अब सवाल यहाँ ये है कि नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी हो चुका है, तो पनामा केस का फैसला कौन करेगा, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे साथ मौजूद हैं, अयाज अमीर भी मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, ज़रा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आवाम के लिए ज़रा समझा दें कि इस केस का फैसला कौन करेगा। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो उस लिहाज से नहीं हुआ। वो तो उन्होंने पूछा कि इसमें कई चीज़ें जवाब तलब हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनेट से आए हुए हैं, उनका वो करना पड़ेगा, तो आप क्या चाहते हैं। वो कल भी ये PTI कह सकती थी कि हमें मंजूर है या ना मंजूर है कमीशन, पर आज उन्होंने कहा है कि यही बेंच करे। लेकिन कल क्या फ़ैसला होता लगता ऐसे है, मेरा ख़्याल है कि चीफ जस्टिस एक तो जा रहे हैं, नए का तकर्रुर हो गया है, 31 दिसंबर से वो आ रहे हैं, अपना मनसब संभालेंगे। कमीशन की तरफ हम जा रहे हैं। कमीशन भी जो है, एक तो हम कहते हैं कि उससे तूल हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन कमीशन के सामने सबको आना पड़ेगा। वहाँ सवाल जवाब का, हर सवाल का वहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला होगा। अब उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ेगा, बाकियों को आना पड़ेगा। यहाँ सब जो बुध को मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, सलमान भट्ट साहब थे, अशतर औसाफ साहब थे और अकरम शेख साहब थे, वहाँ यही बात हो रही थी जो आप कह रहे हैं कि अगर कमीशन बनता है तो इन सबको आना पड़ेगा। ग्रिलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ तो ये तासुर मिल रहा था कि PMLN अब ये चाह रही है कि कमीशन ना बने। और आज बड़ा क्लियर कट PTI वालों ने, इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि पनामा की तहकीकात के अपने कमीशन नहीं पनामा की तहकीकात के लिए कमीशन नहीं चाहते, ये इमरान खान साहब ने। तो अब तो दोनों पार्टीज़ कह रही हैं कि शायद कमीशन नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अभी तक वो जो PML नून की तरफ से उनका वाज़ेह स्टैंड नहीं आया, पर नून लीग क्या चाहती है वो भी हमें पता होना चाहिए। सर, अखबार में कुछ इस तरह की मैंने आज पढ़ी है खबर कि नून लीग ने कहा है कि ये मतलब यही ज्यूरी करे या कमीशन बने, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उसमें तज़किरे हैं, उसमें थोड़ी क्या कहते हैं ख्याल आराई है, लेकिन वो हतमी कोई फैसला नून लीग ने नहीं किया। वो शायद गालिबन कल ही आके अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, फाइनल कल ही दें। लेकिन मुझे अदालत जाने के बाद, माफ़ी चाहता हूँ यार साहब, मुझे अदालत जाने के बाद जो अदालत के अंदर आर्गूमेंट हो रहे थे, वहाँ सलमान भट्ट ने ये इम्प्रेशन ज़रूर दिया कि वो कमीशन चाहते हैं। उन्होंने जज साहिबान से भी कहा एक स्टेज पे आके कि आप इस केस का फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। तो वो अदालत के अंदर एक स्टांस डिफरेंट लग रहा है उनका और अदालत के बाहर डिफरेंट लग रहा है। सर, ये अभी तक डॉक्टर साहब जो है ना, हम देख रहे हैं जो कल की जो आज की अखबारी ख़बरें हैं, अब वो हवाले कई दे रहे हैं। अब वो उसमें कोई हतमी डेफिनेटिव चीज़ नहीं है कि नून लीग का ये मौक़िफ़ है, पर नून लीग तो ये चाहती है कि जो कुछ कार्रवाई हुई है उसकी बिना पे जज साहिबान कहें कि देखें जी, ये तो बड़ा इबाम वाला मसला है, तो हम नहीं कर सकते, तो हम इस पिटिशन को निपटा रहे हैं और कोई फ़ैसला ना करे। तो नून लीग तो वो चाहती है। उन्होंने कहा क्लीन चिट मिल जाए, कोई फैसला ना करने का क्या मतलब होगा? कि क्लीन चिट मतलब कि ये कार्रवाई इससे आगे ना हो, कि देखें जी ये जो एविडेंस आई है
इसकी बिना पे तो हम कोई फैसला नहीं कर सकते। नून लीग तो ये चाहती है, जब वो ये कह रहे हैं जी कि हम डॉक्यूमेंट्स दे नहीं सकते, 40 साल पुराना किसके पास रिकॉर्ड है, वो ये चाहते हैं कहें कि इसके हम नहीं कर सकते। अब जो यहाँ पे जो मेरा ख्याल है, नून लीग ये तवक्को नहीं कर रही थी कि इस किस्म की कार्रवाई होगी, इस किस्म के रिमार्क्स होंगे। जज साहिबान जो हैं वो कहेंगे आप ये 3 सवाल हैं, इनका आप जवाब दें। फिर वो भरी खुली अदालत में कहें कि जी आप तो जवाब कोई पेश नहीं कर सके। फिर वो कहें कि 40 साल पुराने हम नहीं वो ला सकते, और एक जज साहब कहें कि ये आप बड़ी ख़तरनाक दलील दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा ऐसे जो है शायद वो तवक्को ना कर रहे होंगे, होगी कार्रवाई होगी, कहा जाएगा और फिर वो निपटा दिया जाएगा, ऐसे हुआ नहीं है। शायद पीटीआई भी ये, पीटीआई क्या चाहती है, वो तो चाहती है कि जो कागज़ पेश आए हैं, जज साहबान कहें कि आप वो जो है प्राइम मिनिस्टर और फैमिली झूठ बोल रहे हैं, आप 62-63 नहीं, आपने गलत बयानी की है। बाद में आप जाएं किसी फोरम में कि जी गलत बयानी का वो जो है मोहर लग गई है, तो उसकी फिर जो आइनी तशरीह है और आइनी नताइज है वो 62-63 से अदालत ने कल बड़ा क्लियर कर दिया था। वो कह रहे थे कि इस फॉरम के ऊपर आप 62-63 को नहीं ला सकते। हमने ये जो केस सुन रहे हैं ये आर्टिकल 184(3 वो जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के हवाले से है, उसमें 62-63 आप नहीं ला सकते सर। वो उसका कोई और फोरम है, उसमें वो बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो ये चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन करे, ये फैसला करे कि आपने गलत बयानी से काम लिया है, आपने वहाँ कुछ और कहा, यहाँ कुछ और कहा, बस इतना कहें, ये उठा के फिर आप इलेक्शन कमीशन या स्पीकर नेशनल असेंबली के पास लेके जाते हैं, देखिए जी ये सुप्रीम कोर्ट से आ गया है, अब 62-63 की कार्रवाई आप करें। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो था कि हम नहीं, लेकिन उसका जो है, लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुंचे। कल इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि अगर कमीशन बनाना है तो फिर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दें, पहले फिर कमीशन बनाएं। कल उनका स्टेटमेंट ये तो ये बिल्कुल वो चाहते हैं। हाँ। वो तो ये चाहते होंगे कि कार्रवाई से पहले वो इस्तीफा वो दे देते और कहते। तो अभी तक जो है तलवार लटकी हुई है, अभी तक जो है मुअल्लक है, चीज़ें हवा में हैं। कल ही फैसला होगा, और अगर कल लगता ये है, मैंने उस दिन, आप तो आए थे, आपने कार्रवाई देखी भी थी, मैंने एक दो और रिपोर्टर्स से पूछा जो कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है उसको कवर करते हैं और कई सालों से कवर आते रहे, वो ये कह रहे थे कि हम लगता है कि कमीशन की तरफ जा रहे हैं, और कमीशन को ये फिर जिम्मेवारी सौंपी जाएगी कि वो तयन करे, वो जो बकौल, और नून लीग का बड़ा ये फेमस, ये बड़ा पसंदीदा जुमला है कि दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए। तजादात की बुनियाद के ऊपर आप एक इलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सिर्फ तजादात की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी तस्दीक शुदा नहीं है, जो मोस्टली इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। डॉक्टर साहब की इसी बात के जवाब हम ब्रेक के बाद ले लेते हैं। नाज़रीन, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, और कानून की जो बालादस्ती है पनामा केस में बहुत ज़्यादा है, और जल्दबाजी में भी लग रहा है कि कोई फैसला नहीं किया जा सकता, शायद इसलिए कमीशन के ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं पनामा केस के हवाले से कि जजेस कानून की बालादस्ती करें, और जिस तरह के डॉक्टर साहब ने कहा था कि तजादात की बिना पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पर जो है वो आप इस तरह जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी, आप सीनियर तजियाकार हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अब नए चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं, कमीशन बनने के ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है, क्या डायरेक्शन नजर आ रही है आपको समात की? देखिए, इस वक्त डायरेक्शन हमें कोई वाज़े तौर पे इसलिए नजर नहीं आ रही कि हमें ये नहीं मालूम कि कोर्ट जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से किस रास्ते की तरफ वो जाएगी। एक इशू करप्शन का है, वो कॉन्ट्रडिक्शंस का है कि कॉन्ट्रडिक्शन इतनी है। दूसरा ये है कि ये बात अगर दादा और पोते में है तो नवाज शरीफ साहब पे डायरेक्ट इल्जामात कितने आते हैं। तो मेरा जो अपना असेसमेंट है कि अगर तो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि उनके पास कोई ऐसा कॉन्क्लूसिव एविडेंस है एक साइड पे या दूसरी साइड पे जजमेंट देने के लिए, तब तो वो एक क्लियर जजमेंट दे देंगे।
लेकिन अगर उन्होंने महसूस किया कि कंक्लूसिव एविडेंस जो प्योर लीगल टर्म में उनके पास नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कमीशन बना देंगे, जिसका मतलब ये है कि नए जो चीफ जस्टिस हैं 1 जनवरी के बाद उनको ये केस जो है फिर डील करना पड़े। तो उस सूरत में डॉक्टर साहब ये वाला बेंच जो है ये तो टूट जाएगा, फिर एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, वो नया कमीशन जो बनेगा वो एक नए बेंच को जाके रिपोर्ट देगा, ऐसा ही है? बिल्कुल, फिर तो सूरत हाल यही होती है कि जो नए चीफ साहब आएंगे वो नई बेंच लीगल टर्म्स में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो डिले हो जाता है, मामला लटक जाएगा। और इसलिए तो है ना कि डिपेंड करता है अप्रोच क्या है। अगर तो कॉन्ट्रडिक्शंस पे जाके फैसला करना है फिर तो बड़ा क्लियर केस है। अगर उसके बाद प्योर लीगल टर्म में कि जिन्होंने केस किया है वो 100% एविडेंस लाएं, तब एक दूसरी सूरत हाल है। तीसरी बात ये कि जिन पे केस हो रहा है वो अपना इनोसेंस प्रूव करें। अगर वो अप्रोच है तो वो प्रूव नहीं होगी, वो काफी डाउटफुल उनकी स्टेटमेंट्स हैं। तो इसकी वजह से अब हमें नहीं मालूम कि कौन सी अप्रोच जो है वो एडॉप्ट की जाएगी। कोर्ट कंक्लूसिव एविडेंस लीगल टर्म में ढूंढती है और उसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि कोर्ट को एक पोजीशन लेने में टाइम लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि अभी तक तो आप जैसे कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कार्रवाई कहाँ जाती है, किस सिमत में जाती है, लेकिन जो ले दे इस केस पे हुई है, जो हेडलाइंस बनी हैं, जो सारी कवरेज इसकी हुई है, कोई फ़र्क पड़ा है किसी को? कोई हुक्मरानी के तर्ज पे पड़ा है? कोई ध्यान जो है इधर उधर हुआ है? कुछ इसके सियासी इम्प्लिकेशंस हैं इस केस के? देखिए, सियासी इम्प्लिकेशंस तो ये है ना कि पोलराइजेशन आपके यहाँ पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है और वो बयानात एक दूसरे के आप पीटीआई के और पीएमएलएन के लोगों के आप देख सकते हैं, लेकिन जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है और वो जो तरीकाकार है उसमें कोई तब्दीली, कोई बेहतरी की उम्मीद हमें नजर नहीं आती। लिहाजा अगर तो कन्विक्शन हो जाती है तब तो हो सकता है तब्दीली आ जाए, वरना अगर ये बच जाते हैं प्रेजेंट रूलिंग जो लोग हैं तो फिर तो जाहिर है कि वो उनको एक तरह की खुली छुट्टी होगी कि पंजाब को एक पर्सनल फील्डम के तौर पे मैनेज किया जाए और 18 का इलेक्शन सिक्योर किया जाए। तो ये सारा कुछ जो ये कार्रवाई हुई है इससे कोई सामान्य शर्मिंदगी किसी के लिए पैदा नहीं हुई? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं उनसे शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना जो है उसकी वजह से एक दूसरे में तलखी और ख़राबी जो है वो हमारी पॉलिटिक्स में ज़्यादा होगी। लेकिन हुकूमत की परफॉर्मेंस या तरीक़ाकार में कोई तब्दीली के आसार हमें नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर हसन अस्करी, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अयाज साहब, कल की बात मुझे आपकी याद आ रही है, आपने कहा था कि हुक्मरान खानदान की साख जो है मुतासिर ज़रूर होती है। पनामा केस का फैसला जो भी हो सो हो, तर्ज हुक्मरानी नहीं बदलेगी लेकिन साख ज़रूर जो है मुतासिर होगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं, कल डॉक्टर साहब ने बड़े शदोमत से कहा कि नहीं जी, कोई वो जो वोटर्स हैं इतने, वो कोई सोच के जाएंगे पोलिंग बूथ में जाने से पहले कि ये पनामा गेट में इतना वो फ्लैट्स हुआ है तो मैंने वोट नहीं देना। मैं कह रहा था कि फ़र्क पड़ा है, ये कह रहे थे नहीं। डॉक्टर हसन अस्करी ने तो डॉक्टर साहब की, मेरे ख्याल दोनों डॉक्टर्स की राय आपकी जो है वो तरीका कार हुक्मरानी का जो उन्होंने जिक्र किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट, वो मैं नहीं पूछ रहा था, लेकिन वो उस तर्ज का नहीं पूछ रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो शायद मैं पूरा वो बयान नहीं कर सका, कि जो ध्यान देते हैं आप हुक्मरानी पे, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, कोई आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए, कोई आपकी कंसंट्रेशन तो नहीं टूटी। पर डॉक्टर हसन अस्करी जो कि लाहौर में रहते हैं, अच्छा भला वो जानते हैं, बड़े सालों से मशीनरी डिफेंड कर रही है नवाज शरीफ उनकी फैमिली को, सर पूरी हुकूमती मशीनरी लगी है। मेरा फिर भी ख्याल है डॉक्टर साहब, जब आप पे ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं और देर से कुछ ना कुछ आपके अपने एतमाद में कुछ फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल ये नहीं होता कि आप बैठे रहते हैं कहते हो कोई नहीं जी की हुए है, फैसला तो नहीं आया ना जी, हम देख लेंगे। लोग होते हैं ऐसे कहने वाले। मेरी अपनी नाकस राय है, आप उससे इत्तफाक नहीं करते, कि इससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है जब पूरे मुल्क में ये शोर हो कि पैसा खाया गया है, फ्लैट्स हैं, फलाना है। ये आप पे कोई अच्छी झलक, कोई अच्छा साया जो है
ये फ्लैटों का और गाड़ियों का और शहजादों का नहीं पड़ता। लेकिन फिर इसका आप जवाब दे सकते हैं कि जी 35 साल से तो ये वोट ले रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं था कि मालदार आदमी हैं, ये सरमायादार हैं, फैक्ट्रियां हैं, कारोबार हैं, पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, तो पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। ये भी एक सोच है। और कई लोग कहते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ेगा। कई लोग तो हैं जो कि अभी से 2018 के नताइज जो हैं वो आपको सुनाने के लिए बिल्कुल ना सिर्फ तैयार होंगे बल्कि बेताब होंगे कि देखें जी ऐसे होगा। मेरा अपना ख्याल है कि फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ने का मामला ये है कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जो हुक्मरान तबका है उनका तरीक़ा हुक्मरानी इस वजह से बदलेगा या नहीं। ये पैनमा की डिस्कशन की हमने 8 महीने की, अदालत में केस चला, हुक्मरानी का तरीक़ाकार बदलेगा या नहीं बदलेगा? वो नहीं बदलेगा। फिर शर्मिंदगी हो या ना हो, एतमाद कम हो या ज़्यादा हो, उससे 20 करोड़ को क्या फ़र्क पड़ता अगर इनका तरीका हुक्मरानी नहीं बदलता इसके नतीजे में? नहीं सर, तरीका हुक्मरानी वो तो आप कह रहे हैं, डॉक्टर हसन अस्करी भी कह रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं, उससे कौन सा है कोई मतलब है उसमें कोई आप अपने अमाल पे कोई नज़र रखने लग पड़े हैं, आपने कोई ये फ़ैसला किया कि नहीं नहीं हमने आइंदा नहीं करना, या आपका ये जहन में ये तहिया जो है वो बढ़ रहा है कि हाँ जी हम सियासत, हुक्मरानी और कारोबार को दूर दूर करेंगे, ऐसी तो कोई बात है। तर्ज़ हुक्मरानी पे फ़र्क पड़ा या नहीं, अब हम ज़रा बात करेंगे ब्रेक के बाद कि जो एक आम आदमी है उसका जो अंदाज़ है, उसका जो मूड है, वो पनामा केस के बाद हमें कितना बदला हुआ नज़र आया और जो मुल्की मंजरनामा है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अवामी सतह पर 8 माह से जो इशू ज़ेर बहस रहा है और तमाम तर तवज्जो, तमाम तर हुकूमती मशीनरी, अपोजिशन हमें एक तरफ फोकस करते हुए नजर आए, वो पनामा लीक्स और पनामा लीक्स में शरीफ खानदान के नाम। अयाज साहब, क्या लगता है आपको कि अवाम का मूड किस तरफ देख रहे हैं? मैं अभी जंग के जो ज़िमनी इंतखाब थे उसमें नून लीग जो है वो हार गई एक अलदम तंजीम से। क्या देखिए एक बात है कि पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ामात लगे, या तो हम कहें कि पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ामात लगते रहे, ये ज़ाहिर है कि कोई वो सज़ा नहीं हुए, कोई उन पे कोई केस नहीं बना, लेकिन हम ये कहें कि उन पे कुछ असर नहीं पड़ा, तो मेरी नाक़िस राय में असर पड़ा है। वो जो एक अमूमी तासुर पीपल्स पार्टी उसकी क़यादत के बारे में कि करप्शन है, इतने % है, ये है वो है, जो पीपल्स पार्टी का ज़वाल हुआ है बतौर एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी, रह गई वो एक इलाकाई पार्टी, सिंध तक महदूद, पंजाब से उसका सफाया हो गया। उसमें जहाँ पे और बहुत सारे वजूह और फैक्टर्स कारफरमा हैं, उसमें एक ये भी तासुर कि जी ये तो घिरे हुए करप्शन में है, इसका असर हुआ है, बहुत थोड़ा सा असर कर। अब तारीख सामने रख लीजिए। देखिए 1990 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ की गई, करप्शन के इल्ज़ाम पे बरतरफ की गई। 1993 में दोबारा इलेक्शन जीती। कितने इल्ज़ामात आप देखिए, वो ARY वो सोने के कारोबार के ऊपर के इजारादारी दे दी, उस पर कमीशन बन गई। सरे महल की बात बहुत सारी आई, वो $200 मिलियन की किकबैक की बात थी। कंटेक्ना का केस कितना लंबा चलता रहा। 2008 में दोबारा इलेक्शन कौन जीता? पीपल्स पार्टी दोबारा से जीती। जरदारी साहब के ऊपर आपने कितने इल्ज़ामात लाए, कितने अरसा वो जेल में रहे। 1997 में वो सेनेट का इलेक्शन जीते, कहाँ थे उस वक्त? कराची जेल में थे। करप्शन के कितने इल्ज़ामात, ये सारे इल्ज़ामात उससे पहले लग चुके थे, उसके बावजूद ये सारे इलेक्शन जीती है। सर मैं उसका अगर जवाब दे सकूं, बिल्कुल ये हुई है, लेकिन जो एक वजूद कौमी मंजरनामे पे पीपल्स पार्टी का था उससे वो नीचे आई है। उसमें जैसे मैं कह रहा हूँ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक करप्शन का ये बात हुई है। जहाँ तक आप कह रहे हैं 2008 के इलेक्शन का, मैं उसमें ये कहूँगा कि उसमें मोहतरमा की शहादत जो है उसका बहुत बड़ा हाथ था। पहले जो इलेक्शन थे उनकी तारीख़ थी जनवरी 8 को। मैं उस इलेक्शन में ख़ुद भी कैंडिडेट था, और जनवरी 8 को जब हम फिर, तब वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे, तो मैंने भी कहा था कि अगर जनवरी 8 को इलेक्शन होते तो काफ लीग जीत जाती।
तो और पीपल्स पार्टी को वो इतना वो ना हो। 1988 से लेके 2008 तक की करप्शन और फिर एक शहादत, तो करप्शन का तो बहुत थोड़ा सा रोल हुआ ना। आपने सर, 10, मैं 15, 20 सिर्फ- साल की करप्शन भूल गए और एक शहादत को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दी, तो बात तो वहीं ठहर गई कि करप्शन का रोल बहुत कम है। सियासी साख पे कोई असर होने वाला नहीं है। सियासी साख को अगर हम डिफाइन कर देते, सियासी साख का मैं ये मतलब समझता हूं कि आपकी पार्टी की काबिलियत कि आप कितने MNAs इलेक्ट कर सकते हैं। सब ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, लेकिन जो पनामा केस हो रहा है इसका नतीजा जो भी निकले, पीटीआई ने ये चीज़ आगे लाके उछाल के इसको बिल्कुल मरने से बचा के अपना खासा मकसद पूरा कर लिया है। उनका मकसद था क्या? उनका मकसद क्या ये नहीं था कि तरीका हुक्मरानी को बदला जाए? उनका मकसद क्या ये नहीं होगा कि मेरे MNAs ज़्यादा इलेक्ट हो जाएं? वो है, लेकिन वो है उनका पहला था कि ये इल्ज़ामात हम लाएंगे, केस जो है कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा और फिर ज़ोफ पहुंचेगी हुक्मरान जमात को, प्राइम मिनिस्टर को। जरदारी साहब को कुछ ऐसा पहुंचा? वो जेल में भी रहे, उनके ऊपर मुकदमात भी चले, फिर भी पीपल्स पार्टी जीती। सर देखिए, पर आज पंजाब में कहाँ है? आज आप वो सिर्फ वो मेट्रो बन गए तो वो नून लीग जीत गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अच्छी खासी एक जमात थी इन इलाकों में, जो आजकल जो नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, ख़ास चलें वहाँ से भी हटा दें, जनूबी पंजाब में भी थी, पर वो जो उनका सारा तर्ज हुक्मरानी था जिसमें करप्शन एक महवर था, मेरा ख्याल है इस किस्म का असर नून लीग को नहीं पड़ रहा। इस हद तक मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। पर जब ये केस जब ख़त्म होगा या नहीं भी ख़त्म होगा, लटका भी रहेगा, हम इलेक्शन की तरफ रवा दवा हो जाएंगे। हम 1 साल रह गया है। सर, आप लोग तो वोट बैंक्स की बात कर रहे हैं, मैंडेट की बात कर रहे हैं। अब एक आम आदमी से पूछे, वो कहते हैं हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। अगर जरदारी साहब गए तो नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ जाएंगे तो जरदारी आ जाएंगे, बहुत कुछ तब्दीली आ जाएगी तो इमरान खान आ जाएंगे, सिस्टम वही रहेगा। अब बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया कि मैं वजीर आजम बनूंगा, आसिफ जरदारी सदर बनेंगे, तो एक आम आदमी जो उनको वोट दे रहा है, क्या इससे वोट बैंक मुतासिर नहीं होगा? अवाम के पास चॉइस ही नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि नून लीग पे मेरा ख्याल है, शायद बिल्कुल गलत हो, कि कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। कुछ सर क्वांटिफाई कर, 190 MNAs हैं, ये 180 हो जाएंगे? सर नहीं, कुछ से आपका क्या मुराद है? सर नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो गढ़ होगा वो पंजाब होगा। ठीक, बलूचिस्तान उसका हम नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ये जमातें जो हैं इन्होंने मैदान जो सजाना है और जहाँ पे इक़्तिदार का, हुकूमत का फैसला होना है, पंजाब में होना है। सर पंजाब में जो इतना गलबा नून लीग का है, मेरा ख्याल है कि इतना जो है जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन रहेगी, PTI ने उसमें बहुत अवामिल और हैं। सिर्फ ये पनामा गेट नहीं, पनामा गेट तो अब आया है, लेकिन उन और अवामिल की बिना पे, उनकी वजह से PTI ने अपना एक वजूद जो है कर लिया है और वो एक काउंटर वेट नून लीग की बन गई है। जैसे पुराने ज़माने में 90s में मुकाबला था होता नून का और पीपल्स पार्टी का, इस दफ़ा घमसान का जो रन पड़ेगा वो PTI और नून लीग में पड़ेगा। और जो PTI और अगर काउंटरवेट बन के उभरी, उसमें पनामा गेट का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ज़रूर होगा। पर एक मैं चीज़ कहूँगा, साउथ कोरिया के सदर जो खातून हैं उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं और लाखों लोगों के जलूस बिल्कुल दारुल हुकूमत सियोल में निकले हैं। मलेशिया में वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वहाँ भी लाखों लोग निकले हैं। पाकिस्तान का मौसम है या पाकिस्तान का कुछ जगराफिया ऐसा है, यहाँ पे 50 आदमी भी नहीं निकले। बातें हो रही हैं, टीवी चैनल्स पे हो रही हैं, मीडिया में हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। अगर जज साहिबान के रिमार्क्स भी इतने सख्त ना होते, शायद बहुत सारी गर्मी इस केस में से निकल चुकी होती। यहाँ पे जो PTI ने आखिरी मार्का जो बर्पा करने की कोशिश की थी इस्लामाबाद में, उसके अलावा आपको वो सारे जो सिविल सोसाइटी वाले, वो जो लिबरल लोग, वो जो मोमबत्तियाँ लेके कभी वाघा बॉर्डर पहुँचे होते हैं, कभी लिबर्टी चौक पे, वो किसी न किसी के, उनकी तरफ से कोई आवाज़, कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं आई। इसका मतलब ये कि मुल्की मंजरनामे पर पनामा लीग से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं फिर देखिए ना, मैं तो दूसरा है कि उसका फर्क जरूर पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जब वो रेंटल और फलाना कोई जुलूस तो नहीं निकले थे, कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ था।
उससे पहले 93 में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, तो नवाज शरीफ ने वही हरबे इस्तेमाल किए थे कम पैमाने पे जो इमरान खान अब कर रहे हैं, ट्रेन मार्च, लॉन्ग मार्च, फलाना मार्च। उससे कोई उनसे आदमी उनसे ट्रेन भी नहीं भरती थी। ये तो कम से कम जलसे जब करते हैं तो 48 घंटे में एक मैदान भर जाता है, पर नून लीग ऐसे नहीं कर सकी। लेकिन उसका फिर बाद में और सब मेरा वो आर्ग्यूमेंट, मेरा वो डायलॉग जो दही वोटर से चल रहा है, मैं आपको कुछ अरसे से बता रहा हूँ, वो पहला तो वो ये था कि कपलाते होया है लेकिन बढ़ना कुछ नहीं। अब मैं उसको आगे लेके बढ़ा हूँ कि भाई तुम लोग सब वोट देते हो और तुम ही इलेक्शन में जितवाते हो उनको, उनका आगे से जवाब मिलता है ऐ तो साड़ी मजबूरी है, ऑप्शन भी नहीं ना, यह साड़ी मजबूरी है। आप लोग कहते हैं, वो कहते हैं आप लोग तो रहते हैं शहरों में, यहाँ फिर भी किसी किस्म का वो कानून का आपको थाना SHO का रोब और कुछ नज़र आता है। आप 50 मील 100 मील दूर चले जाएं तो हमारा मुहाफिज जो है वहाँ तो जंगल है, वहाँ रूल, वहाँ कानून कुछ नहीं, कानून जंगल का है। हाँ। हमें जिसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है हमारे घराने को, हमारे बच्चों को, वो MNA और MPA ने करना है। जो MNA और MPA वो करेगा, हमारी मजबूरी है, हम उसको वोट देंगे। तो वो 190 MNA देखिए, वहाँ वो समझते हैं कि जो क्रेडिबल लोग हैं हर एक को वोट नहीं देते, किसी की डिग्रीज पे, किसी की अच्छाई पे, किसी की पारसा होने पे वो वोट नहीं मिलते। वो देखते हैं कि हाँ भाई ये एक इलेक्टेबल है, जीत सकता है, नहीं जीत सकता, इसका घराना है, इसका डेरा है, कोई गाड़ी शाड़ी है या नहीं। जैसे आपकी गाड़ी है वो मुतासिर करती है। अब देखते हैं ना कि अदालती मामला जो है उस पे क्या चीज़ें निकलती हैं। अवाम जो है बड़ी पुरुमीद है और यकीनन अदालती मामला जो है वो दिनों में तय नहीं होती, बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी तारीख का बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसकी वजूहात क्या थी। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। और गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक फ़ज़ाई हादसा हुआ था जिसमें 48 कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हो चुका था। सवाल वहीं पर खड़ा है मुसम्मिम के तैयारा के हादसे की वजूहात क्या हैं। बहुत डिबेट हो चुकी है कल से अब तक। अयाज साहब, अब तक तो यही पता चला है कि ये 2 बार पहले भी ख़राब हो चुका है, इसके एक इंजन में पहले भी आग लग चुकी थी, तो क्लियरेंस कैसे मिल गई इस जहाज़ को? सब पता नहीं कैसे क्लियरेंस मिली, पता नहीं ये PIA के हालात कैसे जो हैं ये चलते हैं। एक जैसे कल भी हम कह रहे थे, मैं कह रहा था कि एक तो हम कहते हैं कि हाँ जी जो बस वक्त मुकर्रर हो उससे आप नहीं कर सकते, लेकिन जो हालात हमारे एयरलाइन के होने चाहिए वो ऐसे नहीं हैं। PIA के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कह दिया फ़नी ख़राबी कोई नहीं थी। उन्होंने कहा इंसानी एरर भी कोई नहीं है और फ़नी ख़राबी भी कोई नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। वो मतलब उन्होंने बैठ के उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरी जो है वो अपनी वो कर ली है और अपने नतीजे पे वो पहुंच चुके हैं। अब देखिए सर ये कहीं अमेरिका में नहीं होता, कहीं नहीं होता। बड़े से बड़ा हादसा हो जो कहते हैं जी हम वो देखेंगे, इंक्वायरी का इंतज़ार करेंगे, राय जनी फिर की जाती है। यहाँ पे वो पहले ही एक अच्छा सब PIA से बालातर, PIA से बाहर निकल आए। PIA में 47 जाने जहाँ बाग हुई। मैं सिर्फ पिछले 5, 6, 7, 8 हफ्तों के हादसा आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद है गदानी में वो जहाज़ जल गया, वहाँ पे 25 जाने जहाँ बहक हुई थी नवंबर 2016 में। इससे पहले आपको याद होगा लांडी में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, 22 जाने वहाँ पे ज़ाया हुई। रीजेंट प्लाजा में आग लग गई थी, 12 जाने। ये सिर्फ पिछले 5-6 हफ्ते की कहानी है। इतने सारे एक्सीडेंट्स हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। होता ये है जैसे आपने कहा कि जब दुनिया के बेहतर ममालिक में मैं कहूँ कि ऐसा कोई हादसा हो तो कोई ना कोई रिज़ाइन करता है, कोई ना कोई अपनी जिम्मेवारी एक्सेप्ट करता है। पहली चीज़ है मुस्ताफ़ी होता है, फिर उसकी एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ादाना तहकीक होती है ताकि दोबारा से वो गलती ना हो सके। हमारे यहाँ ना तो कोई मुस्ताफ़ी होता है। ये जितने एक्सीडेंट्स हो गए इनकी ना कभी तहकीक होगी, अगर तहकीक होगी तो उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। जो इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं एयर क्रैश के हवाले से, वो कहते हैं कि आज तक जितने भी एयर क्रैशेस हुए हैं उसमें से 50% जो है वो पायलट का एरर होता है और 22% कहते हैं मैकेनिकल एरर है, कोई कंपोनेंट आपका ख़राब हो जाता है, और 12% मौसमी वजूहात होती हैं।
अब यहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है पीआईए के, उन्होंने कहा कि ये पायलट की कहीं गलती नहीं थी, 50% वो भी खत्म हो गया। इन्होंने कहा हमारे मैकेनिकल भी कहीं गलती नहीं हुई, उन्होंने 22% वो भी खत्म हो गया। किस बुनियाद पे किया कि पायलट की नहीं थी या मैकेनिकल फेलियर नहीं था, जो भी वक्त मुकर्रर करने की एक बात कर दी बस, और उन्होंने किस बुनियाद पे किया है? अब जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेदार कौन है सारे खेल में? इतने सारे एक्सीडेंट्स हो गए, इतनी सारी पाकिस्तानी जानें ज़ाया हो गई। अच्छा, अजीब बात आप देखिए कि एक BMW का, जिसका भी अदालत में भी जिक्र होता रहा, वो 1 करोड़ और 96 लाख की बिकी। एक तैयारा PIA का, ये मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं कि वो तैयारा नीलाम किया गया है। गैर मुसद्दिका रिपोर्ट ये है कि वो 57 लाख का बिका है। कौन सा तैयारा? एक एयरबस का तैयारा है जो ये रिटायर कर रहे थे, उसकी बाकायदा तौर पे इन्होंने ऑक्शंस के नोटिस भेजे थे, नोटिस छपे थे अखबारात में, और एक वो बिक गया है। और कहाँ ये जा रहा है? एटलीस्ट 3 सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो 57 लाख रुपीस का बचा है, बिका है। जहाँ पे गाड़ी बिकती है 1 करोड़ 96 लाख की, और यहाँ पे तैयारा बिकता है 57 लाख। सर ये PIA का तैयारा बिका है? ये PIA का तैयारा बिका है। तो 57 लाख में अगर जहाज आपको मिलता है, वो तो अगर लोगों को पता हो तो बहुत सारे हों जो कतार में खड़े हो जाएं कि हमें आप 57 लाख में आप। अच्छा सर, मैं आपकी उस बात को लिंक करूंगी यहाँ पे। आपने तर्ज हुक्मरानी की बात की थी कि डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही हमारी तर्ज हुक्मरानी नवाज शरीफ और उनके 3.5 साल हो गए, ये जितने हादसात और जितनी अमवात गिनवाई हैं, मतलब कहाँ आपने, आपके जो सेफ्टी इंक्वायरी सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड था वो आपके पास नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि इंस्पेक्टर उनके पास सिविल एविएशन के पास वो शायद एक है। आपके बिल जो है वो 2 साल से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। किस चीज़ पे फोकस हो रहा है? कहाँ से तक कौन सी हुक्मरानी की जा रही है अवाम के लिए? हुक्मरानी ये जो है मिसाली जो है नॉर्मल हालात में भी नहीं होती, उसमें भी आप अगर चार्जशीट बनाएं तो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जब ऐसे अब मैं ये इस पनामा गेट को इस जहाज़ के हादसे से मैं जोड़ नहीं रहा, पर वो जो है कि जुड़ता है एक हवाले से, तो करप्शन और नाअहलियत ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने करप्शन करनी है तो आप किसी अहल पर्सन को, किसी अहल को ऑफिसर नहीं बनाना चाहेंगे। देखिए ना, PIA आप इस हादसे को एक तरफ रखिए। PIA के हालात जो हैं, हम सब कहते उसके बारे में इत्तफाक राय है कि जिस तरीके से एयरलाइन चलनी चाहिए, जिस तरीके से इसे चलाना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा। उसमें हुक्मरानी का बिल्कुल एक अंसर जो है मौजूद है। आपको जो कुछ करना चाहिए, आपको जिस तरीके से उसका एक हेड, उसका जो चलाता है, चेयरमैन है, जो करना चाहिए आप नहीं करते। उसमें आपकी और चीज़ें आ जाती हैं। कुर्बत क्या है, फलाना क्या है, वो कौन से लेबनानी सियासतदान का पायलट था और वो लेबनानी सियासतदान हमारे काम कितना आया, तो इसलिए आप उसको पूरा सिविल एविएशन का इंचार्ज बना दें। और तो कोई क्वालिफिकेशन, तो वफादारी और अहलियत का कोई रोल नहीं है, यहाँ वफादारी का रोल है सब। तो यहाँ पे तो यही हो रहा है ना। जब वो जो साहब जिनका हम जिक्र इशारा कर रहे हैं, उनको किस बिना पे चुना गया था? कोई देखा गया था कि इन्होंने एयरलाइन फलानी चलाई है? वो एक लेबनानी सियासतदान जो बड़े मशहूर हैं, उनके ज़ाती जहाज़ के पायलट थे। जब PIA और इनके क्रैशेस के हवाले से एक बहुत बड़ी बात यह है कि स्ट्रक्चरली अयाज साहब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन इदारा है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत आता है। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी तो रेगुलेटर है, वो खुद से रेगुलेट करती है, वो खुद से सर्टिफाई करती है जो PIA इंजीनियरिंग मेंटेनेंस करके भेजता है। अब आप खुद ही रेगुलेटर हों और आप खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वो कवर अप होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो स्ट्रक्चरली इस मुल्क में इस वक्त कोई इंडिपेंडेंट तहकीकाती एजेंसी नहीं है जो इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कर पाए। ये आप लगाएंगे SIB का जो आपने जिक्र किया, वो SIB उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के, वो उससे आप इन्वेस्टिगेशन किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक तो हमारे पास स्ट्रक्चरली तरीका ही नहीं है, यहाँ पे सियासी नीयत ही नहीं है कि किसी किस्म की तहकीकात की जाए, या सारा मामला कवर अप का होता है। एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड अप। नहीं, पर देखिए फिर कैसे फिर मामला ठीक होंगे? 3-3.5 साल मौजूदा हुकूमत को हो गए हैं। PIA उसमें जो इन्होंने मसाइल जो विरसे में इनको मिले थे, PIA एक है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, किसके बारे में क्या फैसला हुआ है? मैं आपसे आज पूछूं कि 3.5 साल में हासिल क्या किया है? एक तो मैं खुद एतराफ़ करूंगा, लोड शेडिंग कम हुई है, उसका वो है, उसका आप महसूस करते हैं।
उसके अलावा क्या आपके जो फाइनेंशियल किताबें हैं, जो बजट के हैं, जो आपकी मईशत के हैं, वो कोई बेहतर हुए हैं? कोई आपके कर्जा जो है कम हो गया है? आपके वो जो आप देते हैं सब्सिडीज पब्लिक सेक्टर, ब्लीडिंग सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिजली का वादा किया था याद साहब, वो पूरा कर दिया, बहुत हम बड़ी इसी बात। तरह बहस करते रहेंगे और एक और हादसा रोनुमा हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, जाते जाते एक तो डॉक्टर साहब अयाज अमीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यही कहना चाहूँगी, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। हमारे ये जो 47 जाने शहीद हो गई हैं, सब बहुत कीमती थे। और इसमें जुनैद जमशेद साहब जो कि एक दीनी मुबल्लिग भी थे और एक पहचान थे पाकिस्तान की, वो भी अब हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने